दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, जंगल से 100 किलोमीटर दूर फिर से आबादी वाले इलाके में दिखा बाघ। गोपालगंज जिले में मचा हड़कंप। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के बाघ अब इलाके के लोगों को डराने लगे हैं। पिछले दिनों बगहा में एक बाघ आदमखोर हो गया था, तो प्रशासन ने बड़ी मुश्किल से उसकी घेराबंदी कर मार गिराया। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र की फैजुल्लापुर वार्ड संख्या 12 में बाघ देखे जाने की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी थी और यह इलाका बगहा से कम 120 किलोमीटर दूर है। गंडक नदी इन दोनों इलाकों को जोड़ती है। ग्रामीणों को आशंका है कि बाघ गंडक नदी के रास्ते ही गोपालगंज तक आ गया है। अगली खबर, बिहार की सियासत से इस वक्त एक बेहद ही दुखद खबर आ रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एमएलसी केदारनाथ पांडे का निधन हो गया है। दिल्ली के वेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। सीपीआई नेताओं ने इनके निधन पर दुख जताया है। सीपीआई एमएलसी केदारनाथ पांडे का निधन हो गया है। केदारनाथ पांडे सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चौथी बार एमएलसी चुने गए थे। जीत के साथ ही उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया था। केदारनाथ पांडे अब तक सबसे लंबे समय तक एमएलसी रहने का रिकॉर्ड बिहार में बना चुके हैं। अगली खबर, मोकामा विधानसभा उपचुनाव में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी हर दिन सुबह से ही डोर टू डोर लोगों से मिलने का अभियान चला रही है। दोनों के साथ कार्यकर्ताओं की फौज भी है। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी का कहना है कि उनको उपचुनाव में किसी से कोई भी चैलेंज नहीं है। जब जनता ही उनके साथ है तो उनके साथ कैसा चैलेंज हो सकता है। मोकामा में भाजपा बड़े नेताओं को प्रचार करने के लिए भेज रही है। इस सवाल पर नीलम देवी ने कहा कि भेजने दीजिए, महागठबंधन के हमारे भी लोग आशीर्वाद देने आ रहे हैं, भाजपा के लोग जुमलेबाज हैं। वहीं बीजेपी उम्मीदवार सोनम देवी ने कहा कि मोकामा मेरा घर है, हम बाहरी नहीं है, मोकामा को सुरक्षित रखेंगे। सोनम देवी ने कहा कि मोकामा का भी ये हाल है कि किसी का अगर सर भी फूटता है तो इलाज कराने लोग या तो बेगूसराय जाते हैं या फिर पटना। 3 साल में मुझे जो भी मौका मिलेगा वो करेंगे। पीएम मोदी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मेरी जीत के बाद वो बिना कहे मोकामा के लिए काफी कुछ करने वाले हैं। अगली खबर, नालंदा पहुंचे मंत्री विजय चौधरी। पावापुरी में जैन धर्म के 24वें तीर्थकार भगवान महावीर के 2548 निर्माण दिवस के अवसर पर नालंदा जिला प्रभारी मंत्री सह वाणिज्य एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी पावापुरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने दिगंबर जैन मंदिर में झंडोत्तोलन कर निर्वाण महोत्सव की शुरुआत की। नालंदा पहुंचे विजय चौधरी ने कहा कि अति पिछड़ों के आरक्षण के बिना निकाय चुनाव नहीं हो पाएगा। अगली को, नियोजित शिक्षकों की भर्ती में भ्रष्टाचार की जांच फंसी। पंचायतों ने गायब कर दिए 77,000 शिक्षकों के फोल्डर एवं मेधा सूची। राज्य के 3,52,000 नियोजित शिक्षकों की सर्टिफिकेट की जांच की गति ऐसी है कि जब तक यह पूरी होगी तब तक फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे कई शिक्षक रिटायर हो जाएंगे। ऐसी आशंका इसलिए क्योंकि पंचायतोों से गायब 77,000 शिक्षकों के फोल्डर जांच एजेंसी को मिले ही नहीं है और मेधा सूची भी नदारद है। नतीजा यह है कि 7 साल बीतने के बाद भी 2,71,000 सर्टिफिकेट की जांच बाकी है। 2,75,000 शिक्षकों के 7,95,000 सर्टिफिकेट में से 5,24,000 की ही जांच पूरी हो पाई है। विजिलेंस टीम के मुताबिक 77,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनके फोल्डर यानी कि शैक्षणिक और प्रशिक्षण संबंधित सर्टिफिकेट शिक्षा विभाग से आज तक मिले नहीं। ऐसे शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने पोर्टल भी तैयार किया है, लेकिन अब तक फोल्डर अपलोड नहीं किए गए। अगली खबर, एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष सह अमौर के विधायक अख्तरुल ईमान ने बिहार सरकार के द्वारा सबसे पिछड़े समाज के लिए आयोग के गठन का स्वागत किया है। साथ ही हैरानी भी जताई है और कहा कि गठित आयोग में एक भी मुस्लिम प्रतिनिधि को शामिल नहीं करना मुस्लिम समुदाय के साथ न्याय संगत नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि बिहार में सबसे पिछड़े समुदाय की कुल आबादी का लगभग 40% मुस्लिम समुदाय की आबादी है और यह आयोग जो है सबसे पिछड़े समाज की सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक समस्याओं का सर्वेक्षण करेगी। अभी की गठबंधन की सरकार खुद को मुस्लिमों की हितैषी कहती है, लेकिन किस हालत में मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि को आयोग में शामिल नहीं किया जाए यह तो सरकार ही बताएगी। प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार से आयोग गठन पर पुनर्विचार करने की मांग के साथ ही कम से कम 2 प्रतिनिधि मुस्लिम समाज का आयोग में शामिल करने की मांग की। अगली खबर, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य केदार पांडे का रात निधन हो गया और 1 सप्ताह से गुड़गांव के वेदांता अस्पताल में भर्ती थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ने के बाद वो 5 बार से सीपीआई के विधान परिषद सदस्य थे। केदार पांडे के निधन को शिक्षा जगत के लिए अपूरणीय क्षति माना जा रहा। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने इनको लेकर बहुत ही ज्यादा दुख जताई है। अगली खबर, बिहार में रसोइया अपनी मांगों के समर्थन में फिर से किया जोरदार प्रोटेस्ट। बिहार रसोइया संघ की बैठक को संघ के अध्यक्ष धर्मनाथ माली के नेतृत्व में आयोजित किया गया। बैठक के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी को 14 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया है। बिहार सरकार को 14 सूत्रीय मांगों को लेकर पत्र भी भेजा जाएगा। बैठक के बाद सरकार की रसोइया को लेकर दोहरी नीति के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया, जिसमें मुख्य रूप से लगातार महंगाई बढ़ने के चलते रसोइया की मानदेय 1650 से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने, रसोइया को 12 माह कार्य कराकर 10 माह का मानदेय दिया जाता है, जो कि न्याय संगत नहीं है। 12 माह का मानदेय दिया जाए, सभी रसोइया को पेंशन का भुगतान करने की मांग की गई।
रसोइया को चतुर्थ श्रेणी के कर्मी का दर्जा देने की मांग भी की गई। रसोइया को मातृत्व अवकाश एवं विशेष अवकाश का लाभ, कार्य के दौरान असामयिक मृत्यु होने पर अनुकंपा का लाभ देने की मांग राज्य की गठबंधन सरकार से की गई है। अगली खबर, बिहार में मौसम अगर फिर से बदलने जा रहा है, इसका असर त्योहार पर भी पड़ेगा। पश्चिम बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात सिट्रैंग लगातार तेज होता जा रहा और ये बांग्लादेश की करीब तट से टकराएगा। इस चक्रवात का अधिक असर ओडिशा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों पर पड़ेगा। झारखंड और बिहार भी इसके असर से अछूते नहीं रहेंगे। दिवाली की रात यानी सोमवार से ही सितरंग चक्रवात का असर बिहार में दिखने लगेगा। बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान का असर राज्य के पूर्वी भाग में देखा जा सकता है। बिहार के सीमावर्ती इलाके में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। हालांकि पटना सहित राज्य के ज्यादातर शहरों में आकाश साफ रहेगा। अगली खबर, बिहार में बालू तस्करों के खिलाफ होगी कार्रवाई। पुलिस और सीआईडी संग मिलकर योजना बना रहा खनन विभाग। आपको बता दें कि बिहार में एक और जहां नए सिरे से अगले 5 वर्ष के लिए बालू घाटों के बंदोबस्त की प्रक्रिया जारी है, वहीं अब खान एवं भूतत्व विभाग ने बालू के अवैध कारोबारी माफिया के खिलाफ बड़े अभियान की रूपरेखा तैयार की है। बालू के अवैध कारोबारी और माफिया पर शिकंजा कसने के लिए विभाग पुलिस और सीआईडी की मदद ले सकता है। आपको बता दें कि औरंगाबाद, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, भोजपुर, पटना, सारण और वैशाली जिले में बालू तस्करों की सक्रियता अधिक है। खान एवं भूतत्व विभाग में बालू की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 29 जिलों में नए सिरे से बालू घाटों के बंदोबस्त में राज्य सरकार जुट चुकी है। निविदा की प्रक्रिया चल रही है और करीब 3 वर्ष के बाद 29 जिलों में सरकारी खनन सुनिश्चित करने के बीच खान एवं भूतत्व विभाग ने जिले में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस मुख्यालय और सीआईडी का सहयोग मांगा है। अगली खबर, बिहार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के कथनानुसार समान काम समान वेतन लागू करने को लेकर बिहार शिक्षा विभाग की टीम केजरीवाल के सरकारी स्कूलों का अध्ययन करने के लिए दिल्ली जाने की तैयारी कर रही है। शिक्षा विभाग का पदभार संभालने के एक दिन के बाद मंत्री चंद्रशेखर ने अपनी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए थे और ये कहा था कि हम बिहार के शिक्षा के मॉडल से संतुष्ट नहीं है। शिक्षा को सुधारने के लिए नया मॉडल लाने की बात भी कही गई थी। हालांकि अब राज्य का शिक्षा विभाग बिहार के शिक्षकों के लिए समान काम समान वेतन लागू करने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के दिल्ली के सरकारी स्कूलों और वहां के शिक्षकों को मिलने वाली सैलरी पर अध्ययन करवाने के लिए टीम तैयार कर रही है, जो कि दिल्ली जाकर वहां के शिक्षकों को मिल रही सुविधाओं और वहां के शिक्षा मॉडल को देखेगी और उसी के आधार पर बिहार के शिक्षकों के लिए समान काम समान वेतन का रास्ता प्रशस्त करने का प्रयास गठबंधन की सरकार करेगी। अगली खबर, बिहार के औरंगाबाद में पुनपुन नदी में 5 लोग डूबे। सीएम नीतीश कुमार ने जताया दुख, मुआवजे का किया गया ऐलान। बिहार के औरंगाबाद में पुनपुन नदी में 5 लोग डूब गए, 3 का शव बरामद कर लिया गया है जबकि 2 लापता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस हादसे पर दुख जताया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। खबर के मुताबिक पुनपुन नदी के कुसमोहरा घाट पर हमीदनगर गांव की 4 बच्ची डूब गई। बच्चों को बचाने के लिए नदी में कूदे गांव के युवक शंकर ठाकुर डूब गए। अगली खबर, धनतेरस और दीपावली पर बिहार के 2.5 लाख परिवारों को मिली सौगात। नीतीश कुमार बोले कोई भी परिवार छूटना नहीं चाहिए। सूखाग्रस्त जिले के प्रभावित परिवारों के बीच धनतेरस के मौके पर एक सौगात के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राहत राशि का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के तहत हस्तांतरित किया है और मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संकल्प कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विशेष सहायता वितरण के तहत 2,40,280 परिवारों के बैंक खाते में 71 करोड़ 80,000 रुपए हस्तांतरित किए गए। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि छठ के पूर्व सभी प्रभावित परिवारों के खाते में राहत राशि का हस्तांतरण करवाया जाए। कोई भी प्रभावित परिवार छूटे नहीं और इसका ख्याल रखें। अगली खबर, स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ। राज्य के स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं को 15 नवंबर से पैसा कटने पर रियल टाइम ब्रेकअप मिलेगा। बिजली कंपनी मुख्यालय ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाली फ्रांस की कंपनी ईडीएफ को इसका टास्क दिया। विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस ने कहा कि लगातार दबाव बनाए जाने के बाद स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कार्यप्रणाली में सुधार किया जा रहा और उपभोक्ताओं की सबसे बड़ी समस्या पैसा कटने की जानकारी नहीं मिलने की है। ईएसएल और मीटर लगाने वाली ईडीएफ को पैसा काटे जाने की जानकारी ब्रेकअप के रूप में देने का निर्देश दिया गया है। यह भी कहा गया कि उपभोक्ताओं की दूसरी समस्या 3 दिनों में बेलकॉम मैसेज नहीं मिलने का था और इसमें सुधार किया गया है। अगली खबर, बिहार के आशा कर्मियों के वेतन में जल्द होगी बढ़ोतरी। 65,000 आशा कर्मियों को तोहफा देगी सरकार। कोविड-19 संकट के दौरान कड़ी मेहनत और फिलहाल डेंगू के भीषण फैलाव को देखते हुए राज्य सरकार आशा कर्मियों के वेतन में 2-2 हजार रुपए की बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारी ने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने वेतन वृद्धि के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने का मन बनाया है, जिस पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी। अगर प्रस्ताव पारित हो गया तो आशा कर्मियों के मासिक वेतन में 2,000 रुपए की वृद्धि और भी हो जाएगी। बिहार में आए स्वास्थ्य संकट के दौरान आशा कर्मियों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी का काम सौंपा गया है, जिसका निर्वहन आशा कर्मी पूरी तरह से पूरा कर रही है। राज्य सरकार अब इन्हें इनके काम के लिए प्रोत्साहन देने की योजना बना चुकी है।
अगली खबर, बिहार में 7वें चरण शिक्षक बहाली को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सरकार से पूछा गया कि 7वें चरण के अभ्यर्थियों की नियुक्ति में देरी क्यों की जा रही है। 7वें चरण के तहत अब तक विभाग के द्वारा एकत्रित की गई रिक्ति के मुताबिक तकरीबन 2 लाख पदों पर बहाली होने वाली है। प्रारंभिक में लगभग 80,000 जबकि माध्यमिक उच्च माध्यमिक में 1,20,000 शिक्षक नियुक्त करने की तैयारी है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 23 सितंबर को बैठक में यह तय हो चुका है कि पहले माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक बहाल किए जाएं और यह भी तय है कि नए चरण की बहाली नई प्रक्रिया से होगी। इसको लेकर शिक्षक नियोजन रूल बुक में बदलाव का प्रस्ताव तैयार है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का हस्ताक्षर होना बाकी है। यह शीघ्र राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर स्वीकृति ली जाएगी। नई विधि से नियोजन प्रक्रिया अभ्यर्थियों के लिए आसान हो जाएगी।